Dear students, and welcome you all once again to the online class of Shri Ram Public School, and I am here, your subject teacher Babita Pandey. Welcome you to the class of civics. तो हमारा जो चैप्टर था वो था फोर्थ चैप्टर, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें किस तरह से सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है और क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। यस, सो लास्ट चैप्टर में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अबाउट द मायो नायडू, जो कि साउथ अफ्रीका में रहती थी। 11 ईयर ओल्ड लड़की थी वो, और जो हैंसबर्ग में रहती थी अपनी मदर के साथ, और जिसको कि पता लगता है न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह से कि एक लड़का था जो कि कोई नेता था, ठीक है, कोई यस, ही वॉज लाइक स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। और ये क्या था, हेक्टर पीटरसन नाम था इसका, जो कि अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल किया था, और जिसको कि लोगों ने, पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था, ठीक। हेक्टर और जो अदर स्कूल स्टूडेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती से कोशिश की गई थी कि वो जो है वो लोगों मतलब स्कूल में वो पढ़ाई न कर सकें सही से, और साउथ अफ्रीकन पुलिस जो थी वो इन लोगों को बहुत क्रूरता के साथ बिना दया के मारती थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसकी वजह से वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर। और एक बार इसी तरह की गोलीबारी में पुलिस जो कि गोली चला रही थी उसमें एक गोली से हेक्टर की भी डेथ हो गई थी 16 जून 1976 में, ठीक है। अब इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने फिर इस लड़ाई को आगे जारी रखा, अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया, और वहाँ के उस पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत फेमस नेता नेल्सन मंडेला, उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करते हुए फाइनली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया। 1994 में एक नया संविधान आया, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी साउथ अफ्रीका में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर सभी जातियाँ और सभी धर्म और सभी कलर के जो स्किन के लोग हो गए, यानी सभी क्रीड्स रेसिस के लोग बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अब पार्टिसिपेशन क्या है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। पार्टिसिपेशन क्या है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर इलेक्शन क्यों होने चाहिए, ताकि वहाँ पर लोगों के अलग अलग जो भी कास्ट हैं, जो भी रिलीजन हैं, जो भी रेसेस हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग सब अपनी इच्छाओं, अपनी समस्याओं को जाहिर कर सकें और उसके हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें, ठीक है। इसके बाद आ जाइए द अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। जो भी सरकारें भारत में चुनी जाती हैं या किसी भी डेमोक्रेटिक देश में चुनी जाती हैं, उनका एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो चुनी जाती हैं, और उतना समय पूरा होने के बाद उन्हें इलेक्शन होता ही है देश में, चाहे कितनी अच्छी सरकार हो, और फिर से हर एक पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होता है, ठीक है। दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। दोबारा से उन्हें री इलेक्ट होना होता है लोगों के थ्रू। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो वो दोबारा से चुने जाएंगे, दोबारा उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। अगर नहीं अच्छा काम किया है, अगर लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी और को वोट देंगे और कोई और कैंडिडेट फिर आगे चुनकर आएगा। इस तरह से इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और इस तरह से सरकार की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, किसके थ्रू,
रेगुलर इलेक्शन करवाने के थ्रू, है ना। कोई भी सरकार, उसको ये पता होता है कि अगर हम लोगों की लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तो हमें अगले इलेक्शन में निकाल दिया जाएगा, हमें अगले इलेक्शन में वोट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सरकार में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में एक डर रहता है, एंड दैट्स हाउ दे क्रिएट और दे try to participate in the election in a very fair manner। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन का तरीका। पार्टिसिपेशन मीन्स अगर आप डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। अब इसके बाद आ गया अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। दूसरा तरीका क्या है पार्टिसिपेट करने का? तो दूसरा तरीका पार्टिसिपेट करने का क्या है कि इलेक्शन करवाए जाएं रेगुलरली। हर इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वोट डालना हर एक नागरिक का अधिकार है और उसकी ड्यूटी भी है ताकि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। तो वोट डालने के अलावा लोग दूसरे तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, और वो होता है बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको सरकार के काम पसंद ना आए, जब भी आपको सरकार के थ्रू किए गए गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन से आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करिए, उसका विरोध करिए। ये भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड many money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। 2005 में अगस्त में एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत बढ़ा दिए थे, और लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, बहुत तेज़ विरोध किया था। कई सारी रैलीज़ हुई थी और उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किए थे कि भाई हम लोग साइन करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन करके और इस पर अपना विरोध जाहिर करेंगे, ठीक है। सरकार ने कोशिश की कि पहले वो लोगों को समझा सके, अपने आप को क्लैरिफाई कर सकें, लेकिन लोगों ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी और सरकार को अल्टीमेटली ये डिसीज़न चेंज करना पड़ा, ठीक है। डिसीज़न बदलना पड़ा, और किस तरह से बदलना पड़ा? बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। लोगों के लिए वो ज़रूरी था, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो डिसीजंस बदले अपने, ठीक है। इस तरह से कई तरीके हैं जिससे लोग अपना गुस्सा या अपना डिसएग्रीमेंट सरकार के डिसीजंस के खिलाफ जाहिर करते हैं, और उसे सरकार को समझना भी पड़ता है। जैसे धरना प्रदर्शन हो गया, रैली निकालना हो गया, हड़ताल करना हो गया, या फिर सिग्नेचर कैंपेन निकालना हो गया, ठीक है। तो इन सब के थ्रू लोग जो है वो सरकार के, अगर कोई गलत डिसीजन लोगों को लगता है कि सरकार ने लिया है, इन सब मीडियम्स के थ्रू वो अपना डिसएग्रीमेंट, अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। और अगर किसी भी देश के लोग, ठीक है, अगर कोई भी देश के लोग हों, वो अलर्ट हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके देश में किस तरह से सरकार काम कर रही है और उस देश की सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, अगर इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी देश के लोग जागरूक हैं, वो सोचते हैं इन सब बारे में, तो ज़रूर से वो सरकार जो है वो सही तरीके से काम करेगी, ठीक है, और वो देश डेवलपमेंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व का मतलब ख़त्म करना, और कॉन्फ्लिक्ट जो भी छोटे मोटे मतभेद हैं, झगड़े हैं, ठीक है। माया की स्टोरी जो अभी आपने पढ़ी, उसमें 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था और इतना ज़्यादा झगड़ा था, इतना ज़्यादा मतभेद था कि वो झगड़ा जो है हिंसा में बदल गया। वायलेंस मतलब हिंसा, जहाँ मारपीट या इस तरह से कोई भी एक्शन किया जाए, और फिर आगे उसमें एक ग्रुप के लोगों की डेथ भी हो गई, है ना। हेक्टर की डेथ हुई थी।
तो दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तो क्या ये सही है कि एक ग्रुप के थ्रू इतनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए दूसरे ग्रुप को चुप कराने के लिए? तो यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। देखो, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। कोई भी देश है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और हर किसी का सेम विचार, सेम ओपिनियन नहीं हो सकता, तो वो अलग हो सकते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के नाते हमें यह अधिकार है कि हम जिस चीज़ पर एग्री नहीं करते उसका विरोध जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे झगड़ों को, सारे जितने भी भेदभाव हैं उनको मिटाने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, ठीक है। इनमें से कुछ का एग्जाम्पल हम नीचे पढ़ते हैं कि सरकार ने किस तरह से उसको ख़त्म किया। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। जो एक धर्म और दूसरे धर्म से रिलेटेड जो झगड़े वगैरह, प्रदर्शन वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उससे भी कई बार जो है झगड़े होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मान लो कोई धर्म की एक रैली निकलने वाली है, ठीक है, हाँ, और सपोज़ करिए दुर्गा पूजा हो रही है और उसी समय पर ताजिया का जो मुहर्रम का ताजिया उसी रास्ते से निकलना है, तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें रास्ते पे हैं और दोनों धर्म के लोग चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनर में अपनी धार्मिक रैली को निकालें। तो उस चक्कर में रास्ता तो उतना ही है, झगड़ा हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ में सरकार को पर्टिकुलरली और पुलिस को, वहाँ की जो पुलिस है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है और मेंटेन करना होता है डिसिप्लिन्स, ठीक है। इसी तरह से नदियाँ, ये भी झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती हैं। और रिवर्स जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हैं बहती हुई, तो किस राज्य के लोग कितना पानी यूज़ करेंगे नदी का, वो भी एक झगड़े का कारण हो सकता है। लेकिन इसको दूर करना भी गवर्नमेंट का काम है, इस झगड़े को निपटाना भी सरकार का काम है और कोर्ट का काम है। और इस तरह से इस झगड़े को निपटा कर दोनों स्टेट की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सरकार का काम होता है कि लोगों के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी झगड़े हैं, उनको ख़त्म करे और लोगों के बीच में दो कॉन्सेप्ट बेसिकली लेकर आए। फर्स्ट वन हो गया इक्वालिटी एंड सेकंड वन इज़ जस्टिस, ठीक। तो इक्वालिटी क्या, समानता, और जस्टिस सबको न्याय मिले, सबको बराबरी सही तरीके से मिले, ठीक है। तो बराबरी भी होनी चाहिए और सबके साथ न्याय भी होना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। The government also recognizes this and make special provision for group within society that are unequal। और सरकार जो है वो भी इस चीज़ को समझती है और अलग अलग प्रोविजंस, कानून अलग अलग, और कानून में अलग अलग धाराएं बनाकर वो इन चीज़ों को सिक्योर करती है कि सभी जो जाति हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, ये सब लोग हमारे देश में बराबरी के साथ रह सकें और सही तरीके से देश में काम कर सकें, ठीक है। इन सभी के साथ न्याय हो सके। Thus it is possible that fees for girl might be waived or lowered in government school और colleges। हमें ये पता है कि लड़कियों को, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो कम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सरकार अगर उनकी फ़ीस माफ़ करती है या उनकी फ़ीस कम कर देती है तो ये उनके साथ क्या होगा, जस्टिस होगा और इक्वालिटी के लिए उनका एक सही स्टेप होगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वालिटी और जस्टिस को मेंटेन करती है गवर्नमेंट। दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।